नमस्कार दोस्तों, जीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1B डॉक्टर मनीष सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अन्य बड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आपको किसी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर मैथ के किसी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी राइटर का हो, तो आप वीडियो उसका प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए 6 का पावर n दिया है, तो 6 का पावर n का ऐसी संख्या कर प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 जीरो नहीं लेना है n की वैल्यू, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 अगर रखा जाए तो क्या ऐसा संख्या अगर उसको सॉल्व करेंगे या फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जीरो समाप्त होगा कि नहीं होगा, इसको हमको पता करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि अगर 6 का पावर हमने क्या कोई नेचुरल नंबर रखा है, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 जो भी रखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, जहां मर्जी जहां तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 का पावर अगर हम 1 करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। 6 का पावर 2 करेंगे 36, इसी तरह क्यूब करेंगे 216, 4 करेंगे पावर तो 1296, 7716। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 6 का पावर अगर हम 1 किए तो इसके इकाई का स्थान पे क्या आ गया, 6 आ गया। अगर पावर 2 करते हैं तो इकाई का स्थान पे क्या आ गया, 6 आ गया। 3 करते हैं तभी क्या आ गया, 6 आ गया। 4 किए तभी 6, 5 किए तभी 6, और 6 करते हैं तभी 6, 7 करेंगे तभी 6। इसी तरह से अगर पावर 8 करेंगे तभी इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। 9 करेंगे तभी इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। 10 करेंगे तभी क्या आएगा, 6 आएगा। 11 किए तभी क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का पावर अगर हम कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो वैल्यू क्या दे रही है, इकाई का स्थान पर हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या ऐसी कोई ऐसी वैल्यू है क्या यहाँ पे कि अगर इसको हम हल करें तो इकाई के स्थान पे जहाँ पे 6 है कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसकी इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहेंगे क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि बार बार हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसका मतलब 0 कभी भी इकाई के स्थान पे नहीं आएगा। इधर आ सकता है लेकिन कभी भी इकाई के स्थान पे 0 नहीं आएगा। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3। अब देखिए 6 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 है। तो 6 का घात अगर n ले लें और कहेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, सेम संख्या ये लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 3। 6 के जगह क्या लिख दिया हमने, 2 गुणे 3, और पावर क्या है n है, तो यहाँ लिख देंगे n, ठीक है। यानी कि 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, तो 6 का घात जो n होगा उसका 2 गुणे 3 का पावर क्या आ जाएगा, n। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यानी क्या 2 और 3 है, केवल 5 तो है नहीं। अतः 6 के घात n का 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 एवं 3 के ही घात होंगे। यानी कहने मतलब 2 ही और 3 के गुणनखंड हैं, तो 6 के घात n में क्या होगा, 2 और 3 के ही घात होंगे। जो भी घात होंगे 1 2 3 जो भी प्राकृतिक संख्या हम लेंगे। अतः कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो कि 6 के घात n में 0 पर समाप्त हो। ये क्या कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा था, यही जांच करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10। इसमें कर व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य हैं। चलिए पहले देखते हैं कि भाज्य है कि नहीं है, इसको पहले देखेंगे तब बताएंगे आखिर क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस क्या है 13, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 है और यहाँ पे क्या है 13 है। तो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, कहेंगे 13 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 7 गुणे 11। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 कॉमन कर देंगे। और जब 13 कॉमन करेंगे क्या बचेगा, 7 गुणे 11, यानी यहाँ आ जाएगा 7 गुणे 11। अब प्लस क्या हो जाएगा, 13 बाहर हो चुका है तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 13 गुणे क्या, 7 गुणे 11 77 हो गया। 77 प्लस 1, 77 है कि कितना हुआ 78, यानी यहाँ आ गया आपका 13 गुणे 78, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं कि कोई भी संख्या कर दी, जैसे हमने ले लिया 7, ठीक है। तो 7 को अगर हम फैक्टर करें तो 7 के 2 ही फैक्टर होंगे, कहेंगे 1 होगा और क्या होगा 7 होगा। अगर मान लीजिए 5 का हम फैक्टर करें तो इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे, कहेंगे 1 होगा और क्या होगा 5 होगा। तभी तो हम कहते हैं तो ये 7 और 5 क्या अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए 6 दिया हुआ है तो इसको कहेंगे फैक्टर, तो कहेंगे 1 भी आएगा, फिर इसमें क्या आएगा 2 भी आएगा, फिर क्या होगा इसमें 3 भी आएगा। यानी 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। जब किसी संख्या के जो फैक्टर हैं 2 से ज़्यादा हो जाए
वो क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या क्या है 13 है, दूसरी संख्या क्या है 78 है, तो दो संख्या यही है। एक संख्या तो 1 तो हमेशा कॉमन रहता है, तो 1 को भी लिख सकते हैं कि 1 × 13 × 78, तो 3 संख्या हो गया, इसलिए कहेंगे क्या ये भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या में क्या होता है कि फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10 14, ठीक है। ये क्या होगा, ये लिखेंगे ये संख्या भाज्य है, लिखेंगे ये भाज्य संख्या है। अब इसका रीजन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः क्या होगा, ये भाज्य संख्या है। ठीक, इसी प्रकार देखिए इसका देख लेते हैं। अगला दिया हुआ 7 × 6 × 5 × 4 इंटू क्या दिया 3 × 2 × 1 प्लस क्या है 5। तो देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यहाँ जगह 5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 × 6 गुणे, यहाँ जगह 7 × 6 गुणे 5 बाहर हो गया, बचेगा क्या 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस देखिए 5 यहाँ से बाहर हो चुका है, यहाँ क्या बचेगा 1। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हो गया 5। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7, तो आ जाएगा कितना 1008, ठीक है। और प्लस 1 क्या है, यहाँ प्लस 1 है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 5 × 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक। अब इसका यहाँ कारण लिखेंगे, दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। यानी देखिए दो संख्या हो गया, ये एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये। आप चाहें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 45। ये मेन हमको ये देखना है कि यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे है, दूसरी संख्या यहाँ पे है, इन दोनों के अतिरिक्त क्या होगा, एक भी एक संख्या है जो क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, इसलिए 3 हो गए। अब इसमें भी कई होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी कि 2 है, लेकिन 2 से अधिक तो होंगे, कन्फर्म हो गया 2 हैं और एक पहले से ही है 1, इसलिए 3 हो गए, तो इसलिए क्या भाज्य संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सर्कुलर कोई क्या इस तरह से पाथ है, ठीक है, ये हमने पॉइंट एक ले लिया, इस पॉइंट से रवि और कौन सोनिया, ठीक है, रवि और सोनिया क्या करना, चलना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि रवि को कितना टाइम लगता है, रवि अगर एक चक्कर मारता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, लेकिन सोनिया एक चक्कर लगाती है तो उसको कितना मिनट लगता है 18 मिनट। जब भी वो लोग चलना स्टार्ट किए, डायरेक्शन दोनों का सेम है, यानी कि दोनों इसी रास्ते से चल रहे हैं, इसी तरह से, कोई ऐसा नहीं कि इस तरह चले कोई इस तरह से, इसी तरह से चल रहे हैं, तो क्या होगा कि ये 12 और 18, ठीक है, दोनों का अगर हम लॉसा ले लेते हैं, ये मालूम हो जाएगा कि ये दोनों लोग जब इसे दौड़ेंगे तो कब ऐसा फिर पोजीशन आएगा एक साथ यहाँ पे इस किसी पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो दोनों का जो लॉसा होगा वही पॉइंट हमारा बताएगा कि उतने मिनट के बाद रवि और सोनिया क्या होंगे उस बिंदु पर, यानी कि प्रारंभिक स्थान पर एक बार दोबारा मिलेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है 12 मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना 18 मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय हमको निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, कहेंगे एलसीएम किसका 12 और 18 का, और 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वही क्या होगा उतना समय लगेगा। यहाँ निकाल लेंगे क्या कि 12 और 18 का एलसीएम, तो 12 का हम सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 3, यानी 1 × 2 2 × 4 4 3 12, और 18 को लिखेंगे हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 3, 1 × 2 2 3 6 6 का 18, एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं, या वैसे कहिए कि जिसमें जो संख्या ज़्यादा बार हो उसको लिखेंगे। एक इसमें एक ही बार है, इसमें एक ही बार तो एक बार लिख लिया, इसमें देखिए दो बार है, इसमें एक ही बार है तो इसको लिखेंगे 2 × 2, क्या जाएगा 2 × 2, ठीक। अब देखिए 3 इसमें एक ही बार है, इसमें 2 बार है तो 2 वाला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 × 3। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एलसीएम निकल जाएगा, 1 × 2 2 × 4 4 3 12, अब 12 3 क्या हो जाएगा
36। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः रवि एवं सोनिया को प्रारंभिक स्थान पर मिलने में 36 मिनट, यानी कि जो एलसीएम आया है लिखेंगे 36 मिनट लगेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 12। इसमें कह रहा नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या x का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है, y कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको निकालने के कई तरीके हैं। सबसे पहले देखिए क्या y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान क्या होगा 5 गुणे 13, यानी y का फैक्टर क्या है 5 गुणे 13 है। तो 5 गुणे 13 कर 13 5 पैसे y निकल जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x निकल जाएगा। यहाँ से भी आप y निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि 195 बराबर क्या जाएगा 3 गुणे y। तो 3 से क्या करेंगे 195 भाग देंगे तभी क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x बराबर क्या, x बराबर हो गया 3 गुणे 195। तो लिखेंगे 3 गुणे 195। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 27 1 28 को 8 हासिल 2, और 3 एकम 3 2 5, कितना आ गया 585। किसका मान आ गया x का, ये हो गया इसका आंसर। ठीक कर y का मान, तो 5 गुणे क्या जाएगा 13, यहाँ जाएगा y बराबर 5 गुणे 13, क्या आ गया y बराबर क्या आ गया 13 5 60। ये भी क्या हो गया y का मान हो गया ये। अब चाहे तो यहाँ से भी निकालना चाहे तो y का मान कि 3 से भाग दे देंगे 121 में 95 में, तो y का मान निकल जाएगा। हमको बस निकालना वैल्यू कहीं से निकालिए, कोई जरूर नहीं कि यहाँ से भी निकाला, y का मान वही भी आएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा दोनों आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 13। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए अभी हमने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में भी हमने हल किया था, इसको हमने कैसे दिखाया था कि भाज्य संख्या है। चलिए यहाँ भी दिखा देते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो दोनों कर लेंगे कॉमन। यहाँ जगह 11 कॉमन कर लेंगे, क्या मिलेगा 7 गुणे 13, यहाँ जगह 7 गुणे 13, अब प्लस क्या है ये 11 कॉमन हुआ तो क्या बचा है 1। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 11, ठीक है 13 7 91 और प्लस 1, यानी यहाँ जाएगा 91 प्लस 1। इसको कर लेंगे 11 गुणे 91 प्लस 1 कितना होगा 92। अब यहाँ देखिए एक संख्या यहाँ पे दूसरी संख्या यहाँ पे, जब दो संख्याएं एक के अलावा क्या है इसके गुणनखंड में शामिल है तो क्या होगी भाज्य संख्या होगी। यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दी 11 दूना 22 को 2 हासिल 2, 11 99 2 क्या होगा 101, यानी आ जाएगा 101, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। अब इसका कारण अगर लिखना चाहते तो आप नीचे लिख सकते हैं। इसका कारण क्या है कि 1012 के क्या है 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है, अतः क्या है भाज्य संख्या होगा। इसी तरह इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 3, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ जगह क्या कॉमन 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, चलिए इसको 3 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ जगह 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 तो होगा नहीं, 3 बाहर आ चुका है, यहाँ जगह 2 गुणे 1 प्लस क्या जाएगा। अब देखिए 3 को बाहर कर देंगे क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 80 और प्लस क्या दिया 1, यहाँ लिख देंगे 1। 16 और 80 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 81, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 1681। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या जाएगा आ जाएगा 5043। ब्रैकेट में लिख लेंगे यह क्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। इसका कारण ये भी लिख सकते हैं कि इसके क्या है कि 3 गुणे 1681, 2 गुणनखंड यहाँ हो गए, एक पहले से 1 है, ठीक है तो 3 हो गए, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, कहेंगे इसलिए क्या है भाज्य संख्या। इसका कारण अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जैसे आएगा इसमें करा 14 में नीचे दी गई आकृति में x y तथा z के मान ज्ञात किए। तो देखिए x का मान क्या होगा 2 गुणे 33 81, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 गुणे 33 81, मल्टीप्लाई कर लेंगे x का मान निकल जाएगा 2 1 कम 2 2 8 16 6 हासिल 1 2 3 6 1 7 2 3 6 यानी 6762, ये जाएगा पहले का आंसर x का मान। y का मान क्या होगा 7 गुणे 161, लिखेंगे y बराबर 7 गुणे 161, मल्टीप्लाई के लिए 7 एकम 7 7 7 6 के 42 के 2 हासिल 4 7 एकम 7 4 11, आगे 1127, इसका आंसर हो गया y का मान। ठीक, z पूछ रहा है तो z बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 161 बराबर 7 गुणे z। यहाँ लिख सकते हैं कि 7 गुणे z बराबर क्या हो जाएगा 161, क्योंकि 161 का क्या 7 और z क्या है फैक्टर है,
तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ जाएगा, 161 के बराबर होगा। तो ये हमने लिख लिया 161 बराबर 7 गुणे जेड। तो जेड का मान निकालना, 7 को भेज देंगे, तो यहाँ लिखेंगे जेड बराबर 161/7। 7 से काटिए, 7 दूना 14, कितना बचा 16, 2 7 3 21। तो जेड का मान क्या आ जाएगा, कहेंगे 23। ये हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक लीजिए वंदे मातरम।